आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वक्त की सुपर पावर और उस सुपर पावर की सीक्रेट एजेंसी की चीफ सामने बराजमान है। उससे सवालात पूछे जा रहे हैं। सवालात जिस शख्सियत के मुताल्लिक पूछे जा रहे हैं, उसी शख्सियत को लेके एक वहां पे नैरेटिव बनाया गया था कि मुल्क को तोड़ने के दर पे है, मुल्क में इंतशार फैलाने के दर पे है। उसके ऊपर केसेस बनाए गए, सीक्रेट दस्तावेजात उसको घर ले जाने के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया गया। एक रियासत की कोर्ट ने उसे इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। वहां पर डेमोक्रेट्स जो हैं और उसके हिमायती जो हैं उसे मुल्क मुखालिफ समझने लगे। इलेक्शन कैंपेन उसकी चली। इलेक्शन कैंपेन में एक मुबाहिसा हुआ। उस मुबाहिसे में डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडन, जो सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, वो आए और उन्होंने वहां पर उसके साथ मुबाहिसा किया। उस मुबाहिसे में नाकामी के ऊपर तनकीद का सामना करना पड़ा था और उन्हें जो बाइडन को पीछे हटके कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद करना पड़ा। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला होता है, जिसको जो बाइडन ये कहते हैं कि इसकी तहकीकात होंगी, ये रवैया या ये इकदाम काबिल मजम्मत है और इसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं दी जा सकती। इस ज़मन के अंदर पार्लियामेंट के लोग ये फैसला करते हैं कि मुल्क की जो सीक्रेट एजेंसी है उसके चीफ को बुलाया जाए। पार्लियामेंट के मुतालिबे के ऊपर सीक्रेट एजेंसी की जो चीफ है वो पार्लियामेंट में आती, पार्लियामेंट में खड़े होकर हाथ उठाकर वो हलफ देती हैं कि मैं जो भी बात करूंगी अपने हलफ के मुताबिक करूंगी और वो तमाम मालूमात जो मेरे पास हैं वो शेयर की जाएंगी। तल्ख सवालात किए जाते हैं। बेशुमार मवाकों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि हां या ना के अंदर जवाब दिया जाएगा। बेशुमार मवाकों के ऊपर यह भी कहा जाता है कि इस वाकये के बाद तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। यह भी कहा जाता है कि यह आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। यह भी कहा जाता है कि आपका इदारा मुल्क के अंदर अमन लाने के लिए नाकाम रहा है। यह भी कहा जाता है कि मुल्क की नामवर शख्सियत के ऊपर हमला हो जाए, आप उसकी तहकीकात ही सही तरीके से नहीं कर पाए, आप वहां पे सिक्योरिटी सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाए। यह आपका फर्ज बनता था और आप अपने फर्ज के अंदर नाकाम रहे। लेकिन वो जो सवालात पूछे जाते हैं वो सवालात पार्लियामेंट में बैठे हुए अफराद की जानिब से पूछे जाते हैं। उन सवालात को सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग के तौर पे नहीं रखा जाता। पूरी दुनिया के अंदर वो वीडियोस गर्दिश करती हैं। उन वीडियोस में पूछे जाने वाले सवालात और बार बार उसके जवाबात में हेजानी कैफियत और तजब्जुब की कैफियत और जबान की लुकनत और चेहरे के ऊपर परेशानी के आसार, माथे पे सलवटें, वो भी दिखाई जाती हैं। लेकिन बतौर रियासत के नुमाइंदा, बतौर रियासत के मुलाजिम उसके जवाबात दिए जाते हैं। और इस वाकये को बाकायदा तौर पे यह कहा जाता है कि यह काबिल मजम्मत था, इसमें नाकामी का सामना करना पड़ा, इसमें जो इकदाम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए जा सके। इसके बाद प्रेशर और बिल्ड होना शुरू हो गया। जो प्रेशर पहले जो बाइडन के ऊपर था कि आप मुबाहिसे में नाकाम हुए, आपको सदारती दौड़ से बाहर हो जाना चाहिए, अब सीक्रेट एजेंसी की चीफ के ऊपर दबाव आना शुरू हो गया कि आप अपने फर्ज की अदायगी में नाकाम रही हैं, आपको अपनी नशिस्त को छोड़ देना चाहिए। ये दुनिया की सुपर पावर जो जमहूरी निजाम होने का दावा करती है, ये उसके अंदर आप बेशुमार मवाकों के ऊपर अमेरिका को मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं, उनके दुनिया के ऊपर हुक्मरानी के दावे और तर्ज सियासत के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जमहूरी निजाम में वहां पर जो सवालात पूछे जाते हैं उसके जवाबात देना लाजिम हो जाता है और उन्होंने दिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह ने जन्म लिया और डिजिटल दहशतगर्दी जो है ये सबसे पहले हुकूमत ने इसका इस्तेमाल किया, उसके बाद DGISPR के प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया गया। और दुनिया भर में अगर आप देखें कि डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह क्या पहले कभी इस्तेमाल हुई है या इस ज़मन के अंदर जो रिसर्चर्स हैं या जो दुनिया के मुहक्किक हैं वो क्या राय रखते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि दुनिया भर में साइबर टेररिज्म की इस्तिलाह तो मौजूद है कि जिसके तहत ये होता है कि गैर मुल्की जो है वो मुल्क के अंदर बैठकर या मुल्क से बाहर वो साइबर दहशतगर्दी करते हैं। यानी वो आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं उनके ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, उनके पर्सनल अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है, या सरकारी टीवी जो है उसको हैक कर लिया जाता है, या सरकारी जो इंटरनेट का निजाम है उसको हैक कर लिया जाता है। और आप बेशुमार मूवीज के अंदर भी ये देखते होंगे कि जहां पर इशारों का कंट्रोल जो है उनको हैक कर लिया जाता है, जहां पे
फजाई निजाम जो है उसको हैक कर लिया जाता है, दिफाई निजाम जो है उसको हैक कर लिया जाता है, तो इसको साइबर टेररिज्म करार दिया जाता है कि जिसमें दुश्मन जो है वो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आपके असासाजात, आपकी तनसीबात का कंट्रोल हासिल कर लेता है, जिसे आपने साइबर के अंदर मुंतकिल किया होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जाते हैं। लेकिन ये डिजिटल टेररिज्म जो है, इसकी इस्तेलाह पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हुई है। बहुत सारे बांग्लादेश के साथ ताल्लुक रखने वाले, हालांकि बांग्लादेश में इस वक्त ये सारा मंजरनामा देखने को मिला है कि वहां पर भी इंटरनेट का लॉकडाउन कर दिया गया है, वहां की रसाई खत्म कर दी गई है। आप यूरोपियन कंट्रीज के जो बड़े बड़े मुहक्किक हैं, आप उनसे रवाबित करें, उनकी सोच को देखें, तो वो भी ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर मुल्क मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा है वो अगर तरवीज पा रहा है, तो आप उसको डिजिटल टेररिज्म नहीं कह सकते, आप उसे साइबर टेररिज्म भी नहीं कह सकते। ये एक और चीज है। साइबर टेररिज्म एक और चीज है, आप उसे टेररिज्म की इस्तेलाह के अंदर नहीं लेके आ सकते। अब कल जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई रऊफ हसन साहब की, उसके बाद अहमद जंजुआ जो इनके बैनुल अक़वामी कोऑर्डिनेटर हैं सोशल मीडिया के, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी में उस चीज को नजरअंदाज किया गया जो घर से गिरफ्तारी हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, और जो एफआईआर है उस एफआईआर में अदालत के ये कहने पे कि 2 घंटे में इस शख्स को बाजियाब किया जाए, तो अदालत के अंदर एफआईआर जो पेश की जाती है, उस एफआईआर में ये लिखा जाता है कि ये सड़क के ऊपर आ रहे थे, इनको नाके पर रोका गया, पैदल आ रहे थे, नाके पर रोका गया, इनसे असलहा बरामद हुआ, डेटोनेटर बरामद हुए, मुख्तलिफ अशिया का तज़किरा उसमें किया गया। लेकिन वो तज़किरा उसमें नहीं है कि घर से जब उठाया गया तो घर से फिर क्यों उठाया गया, अगर इन्हें सड़क से ही गिरफ्तार कर लिया था तो क्या फिर उसमें यह भी तौजीहात बयान की जाती कि सड़क से उठाया गया, वहां से गिरफ्तार किया गया, वहां से भाग निकले, घर में जाके बैठ गए, फिर घर से गिरफ्तार किया गया। दो चीजें जो आपस में मुमासलत नहीं रखती, उसका तज़किरा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर किया गया है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब के उस बयान को लेके जो सहाफियों ने रिपोर्ट किया है, जिसको क्लेम करते हैं उनका वकला कि इस तरह की बात इमरान खान की तरफ से नहीं की गई, कि इमरान खान ने कल जो सहाफियों से ये बात की, जो रिपोर्ट किया गया, मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर भी उसका तज़किरा किया है कि ये उन्होंने कहा कि अपनी गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र मैंने अवाम को, कारकुनान को GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। तो उनके वकला ये क्लेम करते हैं कि ऐसी बात कोई भी नहीं की गई। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि GHQ पाकिस्तान से बाहर तो है नहीं, वो शाहराह पे मिल्कियत तो किसी की है नहीं, वहां पे एहतजाज तो किए जा सकते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ये बात कर रहे हैं, तो क्या वो उस बयान की हिमायत कर रहे हैं, या फिर वो ये बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने बयान दिया भी है और नहीं भी दिया तब भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका ये जो मामला है वो मिलिट्री कोर्ट रवानगी के लिए तैयार कर लिया गया है। अब क्या उनके इस केस को मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाएगा? दूसरी बात ये कि 9 मई का एक बयानिया बनाया गया था जिसपे गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि 9 मई वालों को अलग करना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को अलग करना पड़ेगा, इनकी तफरीक कर दें। लेकिन कमर जमान कायरा साहब कहते हैं ये पार्टी बयानिया नहीं है, ये फर्द वाहिद की इस वक्त राय जरूर हो सकती है। लेकिन 9 मई के बयानिए के बाद क्या डिजिटल दहशत गर्द की इस्तेलाह जो है उसको राइज किया जा सकता है, उस बयानिए को तरवीज दी जा सकती है? ये एक बुनियादी सवाल है। तो इसको देखते हुए जो साइबर क्राइम को रोकना, डिजिटल दहशत गर्दी जो पाकिस्तान की सिर्फ इस वक्त निकाली गई इस्तेलाह है, इसको रोकने के लिए जो फायर वॉल की तनसीब थी उसके ट्रायल को तो मुकम्मल कर लिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपको बहुत कम ये खबर देखने को मिलेगी। उसके ट्रायल को मुकम्मल किया गया है, तमाम जो कंपनीज हैं उनको क्लियरेंस दे दी गई है, और क्लियरेंस देने के बाद उनको ये कहा गया है कि अब इसकी तनसीब के लिए हम जो है वो मवाद मंगवाएंगे जो बैरून मुल्क से मंगवाया जाएगा, करोड़ों डॉलर्स में आएगा और इसको इंजेक्ट किया जाएगा। तमाम कंपनीज जहां पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा उसको चलाने में मुश्किलात का सामना था, वो अब क्लियर हो चुकी हैं। ट्विटर जो एक्स है उसकी बंदिश अभी ताहाल जारी है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अवामी सतह के ऊपर तो VPN का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे इधर विफाकी सतह के ऊपर भी, रियासत की सतह के ऊपर भी VPN का इस्तेमाल होता है। यानी शहबाज शरीफ साहब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो ट्वीट्स करते हैं, वो ट्वीट्स जो है वो VPN लगा के ही की जा सकती हैं, बसूरत दीगर वो जो है VPN के बगैर नहीं हो सकती। और अगर VPN के बगैर हो रही हैं तो फिर आप ये देखिए कि वज़ीर आज़म को तो
खुलेआम रसाई है ट्विटर तक, लेकिन आम आवाम को रसाई नहीं है। ये तरीक़ाकार वफाकी हुकूमत के लिए कितना बेहतर होगा और नई पॉलिसी किस हद तक सूदमंद साबित हो सकती है या उल्टा गले पड़ सकती है, उसके लिए वक्त का इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।